नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। गठबंधन की सियासत का एक वो दौर था जब बड़ी पार्टियां साथी दलों की सोच को तरजीह देती थीं, और एक आज का वक्त है जिसमें दोस्तों के साथ को भी नफे नुकसान के तराजू में तोला जा रहा है। सूत्रों से खबर है कि महाराष्ट्र हरियाणा में अकेले दम पर चुनाव लड़ने वाली बीजेपी अब पंजाब में भी अकाली दल का साथ छोड़ सकती है। पंजाब बीजेपी की दलील है कि अगर चुनाव में बीजेपी अकाली दल के साथ मैदान में उतरी तो पार्टी को इससे भारी नुकसान हो सकता है। वहीं झारखंड में बीजेपी ने पार्टी के तमाम अंदर उठ रहे विरोधों के बावजूद आजसू यानी कि ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन से हाथ मिला लिया है, जिसे जो जानकार है वो बीजेपी की फायदे की राजनीति मान रहे हैं। ऐसे में बीच बहस का बड़ा सवाल यह है कि क्या सिर्फ सुविधा का गठबंधन अब करना चाहती है बीजेपी। महाराष्ट्र और हरियाणा में अपने दम पर जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी अब पंजाब में भी बगैर अकाली कमल खिलाने के लिए मंथन में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक मोदी लहर पर सवार बीजेपी महाराष्ट्र और हरियाणा की तर्ज पर पंजाब में भी अकेले दम पर चुनाव लड़ने के मूड में आ गई है। इसके लिए दलील ये दी जा रही है कि बीजेपी ने अगर अपने पुराने साथी अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो बीजेपी को भारी नुकसान हो सकता है। हालांकि पंजाब बीजेपी के नेता अभी खुलकर इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं। हमारा यहाँ गठबंधन है, हम गठबंधन से चुनाव लड़े हैं और अभी गठबंधन में सरकार चल रही है। भविष्य के बारे में तो कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन बीजेपी और अकाली दल के बीच दरार के संकेत तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के वक्त से ही मिलने लगे थे, जब अकाली दल ने संबंधों की दुहाई देते हुए बीजेपी के बजाय इनेलो को समर्थन का ऐलान किया था, और फिर बाद में बीजेपी नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने महाराष्ट्र चुनाव में इस बात पर जोर दिया था कि गठबंधन की सियासत का दौर अभी खत्म नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से एक साल के भीतर ही 3 बड़े दोस्तों से बीजेपी की दोस्ती टूटी और अब पंजाब में भी बीजेपी अकाली दल से नाता तोड़ने का मन बना रही है, उससे ये सवाल बड़ा हो गया है कि क्या बीजेपी के लिए अब गठबंधन में फायदा बड़ा और फलसफा छोटा हो गया है। गठबंधन हाय 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 हाय, गठबंधन हाय हाय। अब एक तस्वीर झारखंड की भी देखिए। यहाँ बीजेपी नेता अपनी ही पार्टी के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। गठबंधन को तोड़ना होगा। इसकी बड़ी वजह ये है कि बीजेपी ने यहाँ आजसू के साथ नया गठबंधन किया है और उसे विधानसभा की 8 सीटें भी दे दी हैं, जिससे ऐन चुनाव के पहले बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई है। जिस पार्टी ने हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं का हमेशा अपमान किया, ऐसे पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन होना दुर्भाग्य है। रामगढ़ विधानसभा की जनता, भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता हम लोग सब आज इस्तीफा देने जा रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व अगर इससे भी नहीं मानेगी तो आने वाले समय में हम लोग विषपान भी ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अल्पमत की सरकार बना ली और यहाँ 15 नवंबर से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो जाएगा, लेकिन बीजेपी का रुख अब तक साफ नहीं है कि वो अपनी सरकार में शिवसेना को शामिल करेगी या नहीं। ऐसे में ये सवाल भी बड़ा हो गया है कि क्या सुविधा का गठबंधन चाहती है बीजेपी। चंडीगढ़ से विपिन परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। हालांकि सच्चाई यही है कि सुविधा की सियासत पर उतारू बीजेपी का पूरा फायदा इसमें नजर आ रहा है, और वही स्थिति हरियाणा और साथ ही महाराष्ट्र में देखने को मिली। लेकिन जिस तरह की राजनीति की दिशा में बीजेपी इस वक्त चल पड़ी है, सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं कि अपने गठबंधन दलों को इस तरह से नीचा दिखाने की यह हरकत क्यों। और अगर झारखंड की बात हम करें तो वहां पर हमने देखा किस तरह से बीजेपी के नेता विरोध कर रहे हैं, बावजूद उसके केंद्र मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हुए बीच बहस की शुरुआत में कर लेती हूं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन अखिलेश प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं।
हैं बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ राजीव रंजन जी जेडीयू के स्पोक्स पर्सन पटना से जुड़ चुके हैं और प्रेम शुक्ला जी दोपहर सामना के एडिटर और शिवसेना के नेता मुंबई से जुड़ चुके हैं। जीवीएल जी, सबसे पहला और सीधा सा सवाल यही है, क्या सुविधा का गठबंधन चाहती है बीजेपी? पहले जेडीयू, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर हजका से और अब शिरोमणि अकाली दल, उससे भी अलग होने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? आप जो इतिहास है आप उसको भुला रहे हैं, ऐसा लगता है भुला चुके हैं। जेडीयू से हमने अपना नाता कभी नहीं तोड़ा था। जेडीयू से अलग होने का कारण आप जानते हैं, जेडीयू हमसे अलग होकर चली गई है। आपने माहौल ही ऐसा बना दिया था कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए जेडीयू को इसमें शामिल करना। जी, क्या माहौल बनाया था बताइएगा? इसका जवाब राजीव रंजन जी से मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले आप अपनी बात पूरी कर लें। नहीं, हम कौन किसको अपना हमारे प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाते हैं, वो हमारी अधिकार है जी। आप कौन होते हुए कहने के लिए कि आपके पार्टी में हम इसे पसंद नहीं करते हैं, आप इसको बाहर रख दीजिए। तो इस तरह की व्यवहार जेडीयू के तरफ से हुआ है। जेडीयू ने खुद अलग हो गया था जब हमारी पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी को कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बनाए थे। इनको आपत्ति थी, हम तय नहीं किया था। हमने कभी नहीं कहा था आप किसको अपने राज्य का, अपने पार्टी का स्टेट प्रेसिडेंट बनाइए, नेशनल प्रेसिडेंट किसको बनाना है। हमने आपको कोई सलाह नहीं दी, हमने आपसे कोई कंडीशन नहीं रखा है। जहां तक शिवसेना का सवाल है, हम चाह रहे थे हमारी जो ताकत बड़ी है, हम चाह रहे थे हमारे साथ न्याय हो, हमें जो टिकट, हमें जो सीट मिलना चाहिए उस गठबंधन में जी, उसमें हमारी इजाफा होना चाहिए। जो 119 सीट पर हम पहले लड़े थे, उससे कम से कम 130 सीट मिले, ये हमारी अपेक्षा थी। तो हर पार्टी की अपेक्षा होना जरूरी है। क्या हम अपने पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं की जो उम्मीद है, क्या उनको खत्म करके यही तो बात पंजाब में भी उठ रही है ना फायदा के लिए, क्या हम अपने अधिकार को आपके पंजाब के जो लोकल लीडर्स हैं उनका कहना है कि शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी अगर गई चुनावों में तो उसे सीधे सीधे नुकसान होगा। इस वजह से बीजेपी को मोदी लहर पर सवार होकर अकेले जाना चाहिए। अब देखिए, वो लोकल स्तर पर, राज्य के स्तर पर नेता अपने अपने बात करते हैं, लेकिन जो फाइनल निर्णय है वो केंद्रीय नेतृत्व करती है। आज की स्थिति यह है कि हमारे कोई भी गठबंधन को, किसी भी घटक दल को हमने अलग नहीं किया है। आप देखिए, हमने अभी झारखंड में भी आजसू के साथ हम एक गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। यही तो बात है ना, इसी वजह से तो कहा जा रहा है कि बीजेपी दरअसल सुविधा की राजनीति पर उतर आई है, अपने बल पर लड़ना चाहते हैं। जी, आपको आजसू से गठबंधन में बहुत ज्यादा फायदा नजर आता है, इस वजह से आपने झारखंड में गठबंधन कर लिया। के साथ लड़ने में जी, हाँ जी, आप देखिए, झारखंड में हमने किसी के साथ गठबंधन में पहले नहीं लड़े थे। इस बार हमको लगता है गठबंधन से दोनों दलों को फायदा होगा। तो इसमें क्या खराब है? उसमें खराबी हमें कुछ नजर नहीं आ रही है। किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? जीवीएल नरसिम्हा राव जी, उसमें जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्हें खराबी नजर आ रही है। आप तस्वीरों में देखिए, आज पूरे दिन हंगामा होता रहा बीजेपी दफ्तर के बाहर झारखंड में। चलिए, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन बीजेपी से अलग होने का सबसे स्वाभाविक है, पहला दर्द झेला है जेडीयू ने राजीव रंजन जी के पास में जाते हुए। राजीव जी, बीजेपी में जिस तरह का बदलाव नजर आया है, इसके पीछे वजह क्या आप मानते हैं? गठबंधन में फायदा बड़ा और फलसफा छोटा, इस राह पर चल पड़ी है बीजेपी। देखिए चित्रा जी, ये कोई नई परिस्थिति नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी का जो ये राजनीतिक चरित्र है, एक अविश्वसनीय राजनीतिक दल के तौर पर उसकी छवि बहुत पुरानी है। और आप जो अभी जीवीएल नरसिम्हा राव ने बहुत सारी बातें कही कि किसके लिए कौन सी स्थिति पैदा की गई और किन स्थितियों में कौन छोड़कर चला गया। मैं गड़े मुर्दे तो नहीं उखाड़ना चाहूंगा, लेकिन मैं उनसे ये जरूर पूछना चाहूंगा कि जिन राज्यों में भी वो कंधे का इस्तेमाल करके जिन राज्यों में गए हैं, चाहे वो नवीन पटनायक की पार्टी हो, चाहे वो मायावती के साथ उनका चुनावी समझौता हो,
चाहे वो शिबू सोरेन के साथ सरकार बनाने का सवाल हो, बिहार में 17 वर्षों का गठबंधन जो जनता दल यूनाइटेड के साथ जिन स्थितियों में टूटा हो, या आने वाले समय में, या अभी जो शिवसेना के साथ उन्होंने किया, हजका के साथ किया, और आने वाले समय में शिरोमणि अकाली दल के साथ करेंगे। बिल्कुल स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी फायदे के लिए क्षेत्रीय साझेदारों की तलाश करती रही है, और जब उसे ऐसा लगता है कि वो कंफर्टेबल है तो ऐसे सहयोगियों का कंधा झटकने का काम वो करती रही है। जहां तक स्थितियों की बात वो कह रहे हैं, और उन्होंने जिस अहंकार का परिचय दिया है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बॉडी लैंग्वेज देखिए, जो जनादेश से उत्पन्न इनके अंदर जो अहंकार है, वो कई बार आश्चर्यचकित करने वाली बात होती है कि गठबंधन का नेता कौन होगा, इसमें गठबंधन में शामिल साझेदारों का उनकी कोई भूमिका नहीं होगी, बड़ा दल तय करेगा और साझेदारों की सहमति नहीं लेगा। ये एक नई बात उन्होंने कह दी है। देखिए, हम बराबर कहते रहे थे कि गठबंधन में सबसे बड़ा दल भाजपा है, इसलिए नेता उसका होगा, लेकिन नेता कौन होगा, तमाम शामिल जो घटक दल हैं वो मिल करके चयन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। और आज ये एक नई बात उन्होंने कही है। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, जो देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अति आत्मविश्वास की स्थिति पैदा हुई है, वो कहीं न कहीं आत्मघाती भी है। जो इस देश की विविधताओं को नहीं समझ रहे हैं, जो इसके बीच एक सामंजस्य स्थापित नहीं करने की कोशिश कर पा रहे हैं, वो आने वाले समय में दो राज्यों के चुनाव परिणाम से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होने का या आत्ममुग्ध होने की स्थिति नहीं है। बिल्कुल, आने वाले समय में बहुत कठोर चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसका जवाब हम लेंगे नरसिम्हा राव जी से। तो निश्चित तौर पर इस फैसले का इन्हें पछतावा होगा जब हम लोग, एक बार हम चलते हैं शिवसेना के पास। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम शुक्ला जी, महाराष्ट्र में बीजेपी ने ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न कर दी है कि शिवसेना अपना निर्णय ही नहीं ले पा रही है कि वो सरकार में शामिल होगी या फिर वो विपक्ष में बैठेगी? नहीं, शिवसेना में ये अपना निर्णय जो है लेने का अपना उसका बल है जी। और शिवसेना ने बहुत स्पष्ट शब्दों में जो है शिवसेना पक्ष प्रमुख ने कहा है कि हमको सम्मानजनक यदि कोई प्रस्ताव आएगा तो हम निश्चित तौर पर सरकार में शामिल होंगे, वरना हमको कोई जल्दबाजी सरकार में शामिल होने की नहीं है। आपकी बात दूसरे सबसे बड़े विधायक दल के रूप में एक और सवाल मैं छोटा सा कर लेती हूँ सर, और उसका निर्णय जो है यदि आवश्यक हुआ रहा होगा तो शिवसेना पक्ष प्रमुख निर्णय ले लेंगे कि 25 साल से जिससे गठबंधन था, अब वही बीजेपी स्वार्थ की राजनीति पर उतारू हो गई है। मन में ये बात है या फिर बीजेपी की ओर से जो किया जा रहा है वो ठीक है? देखिए, ऐसा है, राजनीतिक दल जो होते हैं वो कोई भजन मंडल तो है नहीं, हर कोई अपने स्वार्थ के हिसाब से ही निर्णय लिया करता है। जिस राजनीतिक दल को अवसर प्राप्त होता है वो अपना उस राजनीतिक दल द्वारा अपना विस्तार करने का प्रयास होता है, और भारतीय जनता पार्टी इस जो है अभियान से मुक्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी जहां भी अपना अस्तित्व बढ़ाने की स्थिति में है वो बढ़ाने का समग्र प्रयास कर रही है। जहां उसको लग रहा है कि बिना गठबंधन के हम सफलता नहीं पाएंगे, वहां गठबंधन भी कर रही है। कहीं पर गठबंधन तोड़ रही है तो कहीं गठबंधन कर रही है। तो ये जो है ये चरित्र राष्ट्रीय दलों का कोई नया चरित्र नहीं है, इसमें बहुत सारा विश्लेषण करके कोई लाभ नहीं है। आपके कहने का मतलब ये है कि बीजेपी दरअसल अवसरवादिता की राजनीति पर उतर आई है। कांग्रेस जो है वो गठबंधन की राजनीति नहीं, हर राजनीतिक दल, राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो होते हैं वो क्षेत्रीय दलों के साथ अपनी सुविधा के अनुसार गठबंधन करते हैं, ये सिद्ध हुआ है। इसमें कुछ विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन सामना में बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि जो गांठ है बीजेपी और शिवसेना के बीच में वो बहुत पक्की है और उसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब वो गांठ कहाँ गई? अब वो गांठ तो हमें नकारात्मक रूप में सामने दिखाई दे रही है। नहीं, उस गांठ को तो आपने देख लिया ना टूटते हुए जी। अब उस गांठ पर हम कितनी गांठ मारते बैठे दर्द है ना दिल में? नहीं, अब उसमें दर्द की भी आवश्यकता है। हम अलग अस्तित्व, एक अलग राजनीतिक दल हैं जी। अगर उनका जो है इजाफा हुआ है डबल ट्रिपल, तो हमारा भी 1.5 गुना हुआ है। कल ही आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने कार्ला के गढ़ पर दर्शन के बाद कहा कि आज हम 63 आए हैं, कल 180 भी आएंगे। अब हम तय है कि हम अपने दल का विस्तार करेंगे। तो ये जो है हर राजनीतिक दल को अपने जीवन में
ऊंचाइयां छूने का भी अवसर प्राप्त होता है। हाँ। और निचले लेवल पर भी आती है और फिर उठकर जो है खड़ी हो जाती है। बार बार जो सामना के जरिए सामने आता है उससे सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। एक बार कांग्रेस पार्टी का मैं रुख करें, छूने का भी अवसर प्राप्त होता है। हाँ। और निचले लेवल पर भी आती है और फिर उठकर जो है खड़ी हो जाती है। बार बार जो सामना के जरिए सामने आता है उससे सवाल जरूर खड़े हो जाते हैं। एक बार कांग्रेस पार्टी का मैं रुख कर देती हूँ, उनका पक्ष जान लेते हैं। नहीं, सामना जो है सामना सम्यक राजनीतिक टिप्पणियां करता है। लेकिन उसे माना तो यही जाता है ना कि सामना में जो कुछ लिखा हुआ है उद्धव ठाकरे के दिल की बात है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, सीधा सा सवाल यही, कांग्रेस पार्टी तो इस समय बहुत खुश होगी क्योंकि बीजेपी का आपसी गठबंधन दलों के साथ जो रिश्ता इस समय देखा जा रहा है या भविष्य की जो राह तलाश रही है उसमें कांग्रेस पार्टी क्या कुछ देख रही है? आपको भविष्य कैसा दिखाई दे रहा है गठबंधन की राजनीति और बीजेपी को लेकर? चित्रा, सबसे पहले मैं ये बता दूं, किसी और के तकलीफ या प्रॉब्लम से कांग्रेस पार्टी खुश नहीं होती। वो अपने कार्यक्रम, अपने नीतियों के आधार पे अपने लिए अपना दिन देखती है और उस पर काम करती रहती है। जो आपने आज का प्रश्न चुना है जी, उस प्रश्न पे हमारे जो काफी समसामयिक है, काफी बातें हुई भी इस पे। मैं बहुत पीछे नहीं जाना चाहता, मैं आपको याद दिलाऊं, इसी लोकसभा चुनाव के पहले जब बीजेपी के दल कम हो रहे थे तो बीजेपी का हर नेता, राजनाथ सिंह से लेकर के हर नेता पूरे देश में घूम करके समर्थक दल ढूंढ रहा था। बिल्कुल। और रीजनल की सब रीजनल पार्टियों के साथ समझौते कर रहे थे। करीब 30-32 पार्टियों के साथ अलायंस बनाया इन्होंने जी। और एनडीए एक्सेप्ट बीजेपी करीब 50 से ऊपर सीटें पाई। लेकिन जैसे इनको क्लियर मेजॉरिटी अपने बल पे मिल गई, न आज एनडीए का अस्तित्व है, न उसके घटक दलों के कोई पूछ है। दो उसके घटक दलों को छोटा मोटा एक एक झुंझुना दे रखा है, लेकिन कभी न मीटिंग हुई, न कभी उनका यह दिखने को मिला कि कोई सम्मानजनक तरीके से कोई एक कमेटी बनी जो एक होता है गठबंधन धर्म का जी, आगे चलने का। जब आप स्वयं अपने पैरों पे खड़े हो गए तो सबको आपने नकार दिया। ये बीजेपी का मूल चरित्र है। बीजेपी हमेशा से इसी चरित्र कर रही है, चाहे पब्लिक हो या पार्टी हो, सिर्फ यूज करती रही है। मैं आपको महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूँ। लोकसभा चुनाव में जब आप शिवसेना से गठबंधन करते हैं और कहते हैं कि प्रदेश में हम बड़े भाई और प्रदेश में तुम बड़े भाई, तो सत्ता में आने के बाद आप उस स्वार्थ को, अपने स्वार्थ को आगे कर दिया, अपना कमिटमेंट पीछे कर लिया और आपने शिवसेना के साथ वो बर्ताव किया। इसी तरह आप अकाली दल के साथ किए हरियाणा में, वो अलग लड़े, आप अलग लड़े। तो एनडीए के साथ आप कर रहे हैं, अपने अपने दलों के साथ और कर रहे हैं। तो ये बीजेपी का चरित्र है। जहां ये कमजोर समझे पाएगी अपने आप को तो किसी के समक्ष भी घुटने टेकने में इसे संकोच नहीं है। लेकिन जहां ये मजबूत हुए फिर ये दूसरों पे लठ लेके खड़े होने में भी एतराज नहीं करते हैं, चाहे वो पब्लिक हो या पार्टी हो, ये कर रहे हैं। तो ये सवाल इसका नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं या इनका सरकार पे क्या असर है, ये क्रेडिबिलिटी पे असर डालता है। बिल्कुल, राजनीति में आपकी विश्वसनीयता पर असर डालता है, विश्वसनीयता पर असर डालता है। सरकार स्थिर है लेकिन दूसरे दल आप पे कब कितना यकीन करें। बिल्कुल सही कहा आपने। और प्रेम शुक्ला जी के लिए स्थिति तो यही है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लेकिन कितना सहमत है अखिलेश जी की बातों से आप, प्रेम शुक्ला जी? नहीं देखिए, अखिलेश जी भारतीय जनता पार्टी पर निश्चित तौर पर अपना जो है विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन ये सारे राष्ट्रीय दलों के साथ है जी। भाई, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के साथ आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे और जैसे ही आप कंफर्टेबल स्थिति में आए, आपने तृणमूल कांग्रेस के हितों की अनदेखी शुरू कर दी। द्रविड़ मुन्नत गजगम के साथ हो, तो ये राष्ट्रीय दलों का, ये क्षेत्रीय दलों का सदुपयोग कर और अपना विस्तार करने की जो प्रक्रिया है, ये 1969 से लेकर 2014 तक आवाज जारी है और क्षेत्रीय दलों को जो है अपना विस्तार जो है अपने बल पर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, मुझे लग रहा है कि आज बीजेपी को लेकर आप थोड़े सॉफ्ट नजर आ रहे हैं, हालांकि पिछले दिनों हमने आपको बहुत एग्रेसिव देखा था। तो क्या ये माना जाए कि दरअसल बात बन चुकी है महाराष्ट्र में और बस अब औपचारिक ऐलान होना बाकी है सरकार में गठबंधन को लेकर, इस वजह से आपके इस तरह के बयान हैं? नहीं, आप मुझे निष्पक्ष इस पर टिप्पणी करने देना चाहती हैं कि आपका आयोजन भारतीय जनता पार्टी की निंदा का है? नहीं, मैं निष्पक्षता चाहती हूँ आपसे, वो आप बताएं। तो मैं निष्पक्ष रूप से कह रहा हूँ, ये क्या मैंने जो उदाहरण दिया जी, कांग्रेस भी जब बड़ी पार्टी हुई, जब 413 वाली कांग्रेस थी तो गठबंधन राजनीति पर हंसा करती थी।
अखिलेश जी जवाब दे रहे हैं, आपने कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा दिया। बार ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री किसी को बनाकर, मैं सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय दलों का चरित्र ऐसा बन गया है कि वो क्षेत्रीय दलों को जो है अपने विस्तार में सदुपयोग कर रही है। चलिए मैं इसका जवाब अखिलेश जी से लूंगी एक बार। जीवीएल नरसिम्हा जी कुछ तकनीकी दिक्कत है, इस वजह से वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जीवीएल नरसिम्हा जी, अभी तक की जो बातें सामने आई हैं उससे यही साफ साफ दिखाई देता है कि दरअसल इस वक्त बीजेपी अवसरवादी राजनीति कर रही है और इसीलिए अपने छोटे दलों को वो और छोटा करती जा रही है। चित्रा जी देखिए, ये राजनीति में हर पार्टी को अपना कार्यकर्ता का, अपना पार्टी का प्रभाव बढ़ाने का पूरा अधिकार है। हमने किसी दल को हमने कभी किसी दल के हाथ नहीं छोड़ा है। हमने शिवसेना से भी गठबंधन कायम करके रखने के लिए हमने बात कही है, लेकिन जो 119 से 130 सीटें की हम जो मांग कर रहे थे वो कितना जायज है, वो मांग कितना वो रीजनेबल है, वो नतीजे में जायज है वो मांग कितना वो रीजनेबल है, वो नतीजे के बाद ये साफ हो गया है। हम अपने बल पर 122 सीट जीत कर आए हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि हमारी बात कभी भी अनरीजनेबल नहीं रही है। हमको पता था कि हम अपने बल पर लड़ेंगे तब भी हमको इतने सीट आएंगे, हमें पूर्ण विश्वास था। एक्चुअली हमें बहुत ज्यादा सीट मांगने चाहिए थे, लेकिन हमने कहा कि 130 पर भी हम मान जाएंगे, आप हमसे 10 सीट ज्यादा लड़ना है तो लड़िए, उस बात पर भी बात हो गई थी। तो लेकिन एक गिव एंड टेक, एक फ्लेक्सिबल रिलेशनशिप होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी किसी राजनीतिक दल के हाथ नहीं छोड़ना चाहती है, बट लेकिन हमारी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। ये मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने नेताओं का आकांक्षा को पूरा करना चाहती है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आप अपने कार्यकर्ताओं का अगर ध्यान रखते हैं तो सीधे सीधे आप पंजाब में अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनिए और झारखंड में जो विरोध हो रहा है आजसू से गठबंधन को लेकर, उस पर स्थिति स्पष्ट कीजिए। लेकिन राजीव रंजन जी, सच्चाई दरअसल ये भी है ना कि आज जो वर्तमान स्थिति है उसमें अपना बड़ा फायदा देखते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है। जी सर। नहीं, पहले तो चित्रा जी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, बड़ा फायदा तो बिहार की राजनीति में अगर हमने फैसला लोकसभा चुनाव में कर लिया होता, इस महागठबंधन का प्रयोग जो उपचुनाव के लिए किया गया अगर लोकसभा चुनाव में हो गया होता तो शायद नरेंद्र मोदी जी की लहर या उनकी जादू का बिहार में कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन हम देर आए हैं, दुरुस्त आए हैं और सांप्रदायिक शक्तियों के हौसले पस्त करने के लिए यह गठबंधन पूरे देश को एक संदेश दे रहा है जी। और कमो बेश इसका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर उत्तर प्रदेश से लेकर देश के कई राज्यों पर पड़ा है। जिन दो राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं, उन परिणाम के बाद जो देश के अन्य राज्यों में अब चुनाव होंगे उनसे भी बहुत सारी चीजों का पता चलेगा। इसलिए कि न कोई एक चुनाव किसी को बहुत लंबी आयु दे सकता है जी, और न कोई एक चुनाव किसी राजनीतिक दल को समाप्त कर सकता है। बिल्कुल, ये जनादेश की प्रक्रिया है। आप सबक लेते हैं और जनता की आकांक्षाओं पर खरे उतरने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और हमें उम्मीद है 2015 में हम फिर से अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराएंगे। अखिलेश जी को जोड़ना चाह रहे थे जी। चित्रा, मैं आपको बीजेपी के एक चरित्र का उदाहरण दे रहा हूं। जब स्पष्ट बहुमत में आ गए मोदी जी या बीजेपी, आप अपने पार्टी के बारे में बात करिए। अखिलेश जी, आपके चरित्र के बारे में जनता जानती है। उस अपने साथियों का भी आप बताइएगा, मेरे चरित्र बारे में आप बताइएगा, आपके बारे में मैं बता दूं जो जनता जानती है, फिर दोबारा बता दे रहा हूं जल्दी से। अपने पार्टी के जो दल के नेता, वरिष्ठ नेताओं का जो दल सम्मान न करे जी, वो जब सत्ता में इंडिपेंडेंट आ गए तो दूसरे अलायंस को कैसे सम्मान करेगा? बड़ा सीधा सा सोच है। आडवाणी जी की क्या हुई? एनडीए के चेयरमैन कमरे में तक घुसने नहीं दिया गया, नेम प्लेट हटा दिया गया। तो जो अपने दल के ही लोगों के साथ ये रुख मेजॉरिटी आने के बाद रख सकता है, तो वो अलायंस के साथ कैसा रखेगा, ये अपने आप समझ में आ सकता है। चलिए, वक्त की कमी है, इस वजह से आप सभी चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सच्चाई यही है कि दरअसल दोस्ती में सबसे बड़ी लकीर होती है भरोसे की, और अगर भरोसा कहीं डगमगाने लगे तो दोस्ती का क्या होगा, इसको आसानी से समझा जा सकता है। और राष्ट्रीय दलों को अपने गठबंधन यानी कि छोटे दलों को साथ में लेकर चलने के वक्त इस बात को रखना चाहिए अपने मन में। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, आगे